सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों के जीवन परिचय के विषय में भाग 1 के अंतर्गत 2 कवियों पर चर्चा हमने की थी, जिसके अंतर्गत हमने चिंतामणि और कवि देव के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम भाग 2 के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों के प्रमुख कवियों के अंतर्गत हम कुछ अन्य कवियों के विषय में भी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत अनेक कवियों ने पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत हमारे सामने भाग 2 के अंतर्गत हम 2 कवियों पर आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत पहले कवि के रूप में यदि हम देखें तो हमारे सामने भिखारी दास आते हैं, तथा दूसरे कवि के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि केशव दास जो हैं वो रीतिकालीन काव्य परंपरा को किस तरह से एक शिखर पर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं भिखारी दास के विषय में हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि भिखारी दास जो हैं वो रीतिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवियों के रूप में जाने गए हैं। भिखारी दास जो हैं वे रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों का उन्होंने निर्माण करने वाले वे प्रमुख आचार्य माने गए, तथा वह कवि होने का भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इनका निवास स्थान प्रतापगढ़ के पास डयोगा ग्राम था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य निर्णय, इन्होंने लगभग 7 लक्षण ग्रंथों की रचना की हैं। कहा जाता है कि भिखारी दास जो थे वे राजस्थान के प्रतापगढ़ का एक छोटा सा ग्राम है डयोगा, वहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने एक अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ का निर्माण किया और उस ग्रंथ का नाम था काव्य निर्णय, जो कि अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि ये एक आचार्य थे तो आचार्य होने के नाते इन्होंने इस लक्षण ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने लगभग 7 लक्षण ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदावर्ण पिंगल, विष्णु पुराण, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका तथा अमर प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं, जो कि भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। भिखारी दास ने हिंदी में अपने काव्य शास्त्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार भिखारी दास हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्होंने रस विवेचना में मौलिकता का भी प्रदर्शन किया है। अलंकारों आदि का वर्गीकरण कर व्यवस्थित ढंग से उसे प्रस्तुत करने का योगदान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भिखारी दास का भी रीतिकालीन काव्य धारा में महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम अगले कवि पर चर्चा करते हैं। तो अगले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं आचार्य कवि केशव दास। केशव दास के विषय में कहा जाता है कि केशव दास जो हैं वे एक सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था, जो कि ओरछा नगर के रहने वाले थे। ये महाराजा इंद्रजीत की राजसभा में रहा करते थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1612 में माना जाता है। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनको इंद्रजीत की ओर से 22 गांवों की जागीरी भी प्राप्त थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारे सामने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित तथा रामचंद्रिका आदि नामक रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि आचार्य कवि केशव ने भी इस काव्य धारा के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा जाता है कि इनकी जो प्रमुख जो रचना है कवि प्रिया व रसिक प्रिया, उसके संबंध में यदि हम बात करें तो कवि प्रिया की रचना जो है वो 1658 के अंतर्गत हुई थी। इसमें काव्य शास्त्र की शिक्षा दी गई हैं। कवि शिक्षा, अलंकार, दोष आदि के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। रसिक प्रिया में रस की विवेचना की गई है। इसमें कुल 16 प्रकाश हैं, जिनमें से 15 में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। श्रृंगार के साथ नायिका भेद का भी विवेचन दिखाई देता है। 16वीं प्रकाश में अन्य रसों का भी विशदतापूर्वक विवेचन हुआ है। केशवदास हिंदी के सर्वप्रमुख अलंकारवादी कवि हैं और अलंकारों के संबंध में उनकी जो धारणा मानी गई हैं
वह धारणा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि सुजाति यानी श्रेष्ठ जाति वाली, सुलक्षणी यानी श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त, सुवर्ण वर्ण यानी सुंदर वर्ण वाली, सरस यानी सरल स्वभाव वाली, सुव्रत यानी अच्छे व्यवहार वाली, भूषण बिनु न विराजी। यहाँ भूषण के दो अभिप्राय निकलते हैं। एक अभिप्राय निकलता है आभूषण और दूसरा अभिप्राय निकलता है काव्य की कविता। काव्य की कविता यानी उनके विषय में कहा है कि भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित, कि काव्य की कविता और वनिता, वनिता यानी नारी, ये दोनों ही सुंदर प्रदर्शित नहीं होते। यानी कि कहा जाता है कि चाहे कोई काव्य की कविता भले ही वह श्रेष्ठ जाति की क्यों न हो, अच्छे लक्षणों से युक्त क्यों नहीं हो, वह काव्य की कविता चाहे उसमें सुंदर वर्णों का प्रयोग क्यों न हो, वह काव्य की कविता भले ही चाहे वह सरल क्यों न हो और अच्छे व्यवहार में क्यों न लिखी गई हो, लेकिन जब तक उस काव्य की कविता के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग नहीं होगा तब तक वह काव्य की कविता अत्यधिक सुंदर प्रदर्शित नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक नारी है, वह नारी चाहे श्रेष्ठ जाति की हो, अच्छे लक्षणों की हो, सुंदर वर्ण की हो, सरल स्वभाव की हो, अच्छे व्यवहार की हो, लेकिन जब तक वह भूषण यानी आभूषण जब तक वह अपने शरीर पर धारण नहीं करती तब तक वह सुंदर प्रदर्शित नहीं होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य कवि केशव ने जो है वह विभिन्न प्रकार से अलंकारों को महत्ता प्रदान करते हुए उन्होंने अपनी काव्य की रचना के अंतर्गत एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। अब हम बात करते हैं आचार्य कवि केशव की जो प्रमुख रचना मानी गई है, वह रचना है रामचंद्रिका, जो कि एक कवि के रूप में उनकी काव्य की रचना मानी गई है। कविवर केशव हमारे सामने कवि और आचार्य दोनों ही रूपों में दिखाई पड़ते हैं। केशव के काव्य में हृदय पक्ष का या भाव पक्ष की न्यूनता और कला पक्ष का प्राधान्य मिलता है। यानी कि उन्होंने दोनों ही पक्षों का यानी भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर भाव पक्ष की प्रधानता होनी चाहिए वहाँ पर हमें पूर्ण रूप से उनकी शून्यता हमें देखने को मिलती हैं। वहीं हम दूसरी ओर यदि बात करें तो कला पक्ष, तो वहाँ पर कला पक्ष की बहुत ही अधिक प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। काव्य में उत्कृष्टता लाने के लिए जितने कृत्रिम साधन होते हैं ये इनमें पूर्ण रूपेण विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। रामचंद्रिका इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। रामचंद्रिका में कथोपकथन बड़े सजीव और नाट्यपूर्ण ढंग से रचे गए हैं। एक ही छंद में प्रश्न और उत्तर लाने में ये विशेष सफल हुए हैं। रावण हनुमान संवाद व्यंग में भरा हुआ भाव है, यानी कि वहाँ पर जब ये पात्रों के बीच में जब वार्तालाप करवाते हैं तो उसका जो प्रश्नोत्तरी का जो पाठ्यक्रम है वह बड़ा ही नाट्यतापूर्ण वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लव कुश का निर्णय वार्तालाप बड़ा ही अत्यंत ही मनोरम रूप से चित्रित हुआ है। रामचंद्रिका में कवि परंपरा का पूर्णतः पालन किया गया है। पूरी रामचंद्रिका ही अलंकारों और छंदों की एक प्रदर्शनी सी प्रदर्शित होती हैं। इनमें छंदों की सजावट मुक्तकों सी हैं। यद्यपि यह प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई रचना है, तथापि वस्तुओं के निर्णय का बाहुल्य ग्रंथ में तारतम्य और प्रबंध सौष्ठव को नष्ट कर देता है। रामचंद्रिका में जितना चमत्कार का ध्यान रखा गया है उतना प्रबंध प्रवाह का नहीं। तो आज हमने देखा कि कवि केशव का जो कवित्व रूप है वह किस रूप में हमें दिखाई पड़ा। उनके कवित्व के साथ साथ हम उनके आचार्यत्व का रूप भी अगर देखें तो हम देखते हैं कि केशव के आचार्यत्व के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे रीति ग्रंथ लिखने की शैली के प्रवर्तक हैं और अलंकारों की प्रधानता देने वाले संप्रदाय के अनुयायी हैं। भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। इसका अभिप्राय यही है कि जब तक अलंकारों का प्रयोग नहीं होगा तब तक काव्य की कविता कभी भी सुंदर प्रदर्शित नहीं हो सकती। उन्होंने दंडी, रुय्यक आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया। रस और ध्वनि को उन्होंने प्रधानतः अलंकारों के अंतर्गत माना। कविप्रिया में केशव ने सब वर्ण्य विषयों को बतलाकर कवि क्रम को विस्तृत सा स्वरूप दिया। कवि शिक्षा के लिए जो बातें आवश्यक हैं वे सब कवि प्रिया में बताई गई हैं। केशव ने वृत्तियों और रस दोषों का भी संपूर्ण चित्रण किया है। वृत्तियों को कवित्व में भी सम्मिलित रखा है। रसिक प्रिया लक्षण ग्रंथ हैं, इसलिए उनमें मुक्तक के उत्कृष्ट उदाहरण भी हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके बहुत से उदाहरणों में उक्ति वैचित्र्य और कल्पना की उड़ान का परिचय हमें देखने को मिलता है। तो
तो आज हमने विद्यार्थियों इन दो रीतिकालीन प्रमुख कवियों के विषय में चर्चा की। एक तो भिखारी दास के विषय में पढ़ा था और दूसरा केशव दास के विषय में पढ़ा है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम बचे हुए रीतिकालीन कवियों के विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।